हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ओम्स लॉ, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ को डिस्कस किया। आज के इस पूरे सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस वाले पार्ट को। सबसे पहले पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है द वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। जो अपने में से फ्लो हो रहे करंट को अपोज करता है, अपनी जिस प्रॉपर्टी की वजह से या अपने में से फ्लो हो रहे करंट को अपोज करता है, उसके उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्यों कोई कंडक्टर अपने में से फ्लो हो रहे करंट को क्यों अपोज करता है और कैसे अपोज करता है। सपोज ये कोई मेटेलिक कंडक्टर है, ऑब्वियसली ये कंडक्टर इसीलिए क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही इस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस, इस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया जाएगा, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये क्या हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है। इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट हो जाते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और ये क्या होने लगता है, मूव करने लगता है। यही एज अ चार्ज के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कौन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आया कहां से, ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं से तो फ्री हुआ होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं मेटल एटम्स से फ्री हुए हैं। ऑब्वियसली जिस मेटल एटम से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, तो वो पॉजिटिव मेटल एटम्स भी तो इसी कंडक्टर में है। जिन मेटल एटम से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं, उसी मेटल कंडक्टर में वो मेटल एटम्स भी तो होंगे जिससे ये फ्री हुए होंगे। कैसा आयन होगा वो, तो पॉजिटिव आयन होगा। एटम से इलेक्ट्रॉन का जैसे रिमूवल हुआ होगा तो वो क्या हो गया होगा, पॉजिटिव आयन बन गया होगा, और वो सारा पॉजिटिव आयन भी इसी मेटेलिक कंडक्टर के इनसाइड होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है ये तो मूव करता है, एक्सेलरेट होता है फ्री, लेकिन ये जो पॉजिटिव आयंस है ये बाउंड चार्जेस होते हैं। ये तो फ्री चार्जेस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको बाउंड चार्ज बोलते हैं। तो ये बाउंड चार्जेस जो है, जो पॉजिटिव मेटल आयंस होते हैं, ये बाउंड चार्जेस होते हैं, और ये बाउंड चार्ज जो है ये क्या करता है, अपने ही जगह पे रहकर लोकलाइज्ड वाइब्रेशन करता है। अपने ही जगह पे रहकर क्या करता है, आसपास मूव करता है, जिसको क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड वाइब्रेशन। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं, तो ड्यूरिंग मूवमेंट ये इन्हीं मेटल पॉजिटिव मेटल एटम्स के साथ, पॉजिटिव मेटल आयंस के साथ कोलाइड करता है, और यही कॉलिजन किसको कॉज करता है, तो रेजिस्टेंस को कॉज करता है। कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्ट करता है। तो व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर? द बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कॉलिजन बिटवीन द मेटल आयन एंड द इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उन्हीं मेटल एटम से निकले हुए होते हैं, और जब मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो जो बच जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटल आयन, बाउंड चार्ज। और इन्हीं दो के बीच कॉलिजन इसको कॉज करता है, तो रेजिस्टेंस को कॉज करता है। रेजिस्टेंस को जब हम लोग न्यूमेरिकली डिफाइन करना चाहें, तो रेजिस्टेंस को न्यूमेरिकली कैसे डिफाइन करेंगे, ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था V इज इक्वल टू IR, जहां पे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R, इसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो R इक्वल टू क्या होगा, V by I। दैट मीन्स इट कैन बी न्यूमेरिकली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अप्लाइड, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये क्या होता है, रेशियो होता है किन दोनों का,
तो किसी भी कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं उसका, और उतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका, इन दोनों के रेशियो को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस क्या होता है, तो किसी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से ये क्या करता है, तो अपने में से करंट के फ्लो को रेसिस्ट करता है। बेसिक कॉज क्या है, तो कॉलिजन बिटवीन द मेटल आयंस एंड द इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस का यूनिट होगा वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का जो डिफरेंस क्या होता है वोल्ट, और करंट का होगा क्या, एम्पियर। तो इसका जो यूनिट होगा क्या होगा, वोल्ट पर एम्पियर, जिसको जॉर्ज साइमन ओम के रिस्पेक्ट में इसको क्या लिखा जाता है, तो इसके यूनिट को ओम लिखते हैं। साइन ये होता है ओमेगा टाइप, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओम पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर एम्पियर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जॉर्ज साइमन ओम के रिस्पेक्ट में ओम से डिनोट करते हैं। अभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डिफाइन 1 ओम को डिफाइन करना है कि हम लोग कब बोलेंगे कि किसी पर्टिकुलर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। तो 1 ओम is the ratio of 1 volt by 1 ampere. That means suppose ये कोई कंडक्टर है और यदि इस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, और इसमें 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किए जाने के कारण इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, तो 1 ओम है। तो ये था 1 ओम का डेफिनेशन। when the potential difference applied across the ends of a conductor is 1 volt, and then the 1 ampere of current is flowing through that conductor, then the resistance of that conductor is called 1 volt. इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे the factors which affecting the resistance। ये कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो बेसिकली इसमें हम लोग 4 पैरामीटर को पहले लिस्ट करेंगे, 4 पैरामीटर्स को लिस्ट करेंगे और उसमें से 3 को कांस्टेंट रख के 1 को वेरी कराएंगे। 4 पैरामीटर क्या क्या होगा, तो सबसे पहले लेंथ, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया, तीसरा टेम्परेचर, और चौथा नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, इन 4 पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे एज अ फैक्टर। क्या क्या है वो, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर एट विच द कंडक्टर इज केप्ट, जिस टेम्परेचर पे कंडक्टर को रखा गया है, और चौथा कि वो कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ होता है। क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये जो बेसिक कॉज होता है रेजिस्टेंस का वो क्या है, तो कॉलिजन, और कॉलिजन किस पे डिपेंड करेगा, तो एटम्स के अरेंजमेंट पे, और एटम्स का अरेंजमेंट डिपेंड करता है कि वो किससे बना हुआ, सिल्वर का बना हुआ है या कॉपर का बना हुआ है। इसलिए नेचर ऑफ द मेटल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज को डिसाइड करने में, तो किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर के रेजिस्टेंस को डिसाइड करने में। सपोज ये कोई एक कंडक्टर है, और ये कोई दूसरा कंडक्टर है, जिसमें दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है,
और इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेम है। ये भी 22 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रखा गया है, ये भी 22 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रखा गया है। ये भी सिल्वर का बना हुआ है और ये भी सिल्वर का बना हुआ है। ये तीन बातें इसमें सेम है, लेकिन इसका जो लेंथ है एल है और इसका लेंथ क्या है, कैपिटल एल है। डिफरेंटली ये देखने पे भी फिजिकल अपेयरेंस से भी पता चल रहा है क्या कि ये जो इसका जो लेंथ है एल, इट इज ग्रेटर देन दिस लेंथ। तो ऐसे में क्या होगा कि जो लॉन्ग वायर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, सेम मटेरियल सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का बना हुआ कंडक्टर जिस सेम टेम्परेचर पर रखा हुआ होगा तो वैसे भी डिपेंड करेगा कि किसका लेंथ ज्यादा है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि जो रेजिस्टेंस है आर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। किसी भी कंडक्टर का लेंथ जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। यदि दूसरे केस में हम लोग बात करें कि जिसमें लेंथ, इस फैक्टर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लेंथ क्या है, तो रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम लोग दूसरा केस को डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है, 22 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रखा गया है और 22 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रखा गया है और इसका क्या है, ये सिल्वर मेटल का बना हुआ है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये ए है, लेकिन इससे थोड़ा सा पतला बट इतना ही लंबा। इसका भी लेंथ एल है, ये भी सिल्वर मटेरियल का बना हुआ है और ये भी 22 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रखा गया है, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, स्मॉल है। डेफिनेटली आप देख के अपेयर हो रहा है क्या कि क्रॉस सेक्शन एरिया द फर्स्ट कंडक्टर इज ग्रेटर देन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सेकंड कंडक्टर। तो ऐसे में क्या होगा कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये नैरो कंडक्टर है जिसमें कॉलिजन ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? तो इस वायर के कंपैरिजन में, इस कंडक्टर के कंपैरिजन में। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है? तो क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। इसके अलावा दो फैक्टर और है, क्या है? तो एक तीसरा है टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल। तो टेम्परेचर से किस तरह डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा कॉलिजन होगा और उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि कॉलिजन में क्या होता है, रेजिस्टेंस का मेन कॉज होता है। इसके अलावा क्या है, तो नेचर ऑफ द मटेरियल, कि वो किस, इसको हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था कि वो किस मटेरियल का बना हुआ, उसमें एटम्स का अरेंजमेंट क्या है, ये बात भी डिसाइड करता है कि भाई उसका एटम्स का अरेंजमेंट क्या है, उससे में कॉलिजन डिपेंड करेगा और कॉलिजन पे डिपेंड करता है क्या, रेजिस्टेंस। तो डेफिनेटली यदि वो कॉपर का बना हुआ होगा तो रेजिस्टेंस अलग होगा, और यदि वो नाइक्रोम जैसे मेटल का बना होगा तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। तो ये चार चीजों पर डिपेंड करता है, किस पे, लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शन एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। किसका? तो कंडक्टर्स का, मेटल्स का, ठीक है। और चौथा नेचर ऑफ द मटेरियल, इस पर भी डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का बना हुआ है। यदि कॉपर का बना हुआ होगा तो कंपैरेटिवली कम होगा किसके, तो नाइक्रोम के या मैग्नीज के। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को, लेकिन उससे पहले रेजिस्टिविटी वाले पार्ट।